हेलो क्लास 9th। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मैथिली शरणगुप्त द्वारा रचित पंचवटी के आगे का भाग पढ़ेंगे। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर, और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकता है। इस पद्यांश में लक्ष्मण जो है नीरद नटी के कार्यकलापों के बारे में सोच रहे हैं और अपने मन में प्राकृतिक सौंदर्य का अनुमान कर रहे हैं कि रात्रि के जो ओस कण होते हैं वो प्रातः सूर्य द्वारा उनका ग्रहण और उनसे संध्या का श्रृंगार आदि का यहाँ मनोहारी चित्रण किया गया है। बच्चों, जैसे जाड़े के समय में रात में जो ओस पड़ता है वो जब सुबह सूर्य निकलता है तो सूर्य के धूप में वो ओस जो है सूख जाता है, तो उसी के बारे में वर्णन किया गया है इस कविता में। बिखेर देती वसुंधरा, वसुंधरा यानी पृथ्वी धरती, मोती यानी ओस रूपी मोती, रवि बटोर लेता है, रवि यानी सूर्य, विराम दायिनी यानी विश्राम देने वाली, शून्य श्याम तनु जिससे उसका, शून्य मतलब आकाश होता है, श्याम मतलब सावला, तनु मतलब शरीर। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पे। लक्ष्मण जो है स्वच्छ शिला पर बैठे हुए हैं और नियत नटी के कार्यकलापों को देख रहे हैं और प्राकृतिक सौंदर्य भी उसी नियत रूपी नटी का एक कार्य है। वे ओस्कर देख रहे हैं और अनुमान लगाते हैं कि यह पृथ्वी जो है सभी के सो जाने पर, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, ये पृथ्वी जो है सभी के सो जाने पर ओस बिंदुओं रूपी मोती को छितरा देती है, बिखेर देती है। ओस की बूंद जो है वो मोतियों के समान प्रतीत होती है। इसीलिए ऐसा लगता है कि मानो धरती ने अपनी झोली से मोती बिखेर दिए हों। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और जब सुबह होता है तो सूर्य जो है सदैव ही अपने किरण रूपी हाथों से उन्हें समेट लेता है। सूर्य की जो किरण रूपी हाथें हैं उनसे वह समेट लेता है, और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। और जब संध्या होती है तो दिन भर का थका हुआ सूरज जो है जब विश्राम करना चाहता है तो अपनी संध्या रूपी नायिका जो है उस थके हुए सूर्य को विश्राम देती है, और वह जो है वह सारे मोती जो है उस संध्या रूपी नायिका को दे जाता है। रात में सबके सो जाने पे पृथ्वी जो है मोती के रूप में ओस कणों को बिखरा देती है, और सुबह जब प्रातःकाल सूर्य निकलता है तो वह उन ओस रूपी मोतियों को अपने किरणों रूपी हाथों से समेट लेता है। और दिन भर का थका हुआ सूरज जब विश्राम करने के लिए संध्या के पास जाता है तो अपनी संध्या रूपी नायिका को वह सारे मोती जो है उसको दे देता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकता है। और संध्या के श्यामल शरीर को आकाश जो है नए रूप में प्रदर्शित करता है, अर्थात आकाश में जो तारे निकलते हैं वे मानो सूर्य द्वारा संध्या को भेंट किए गए मोती हैं, और इन तारागण रूपी मोतियों से आकाश में संध्या का एक नवीन रूप झलकने लगता है। उन्हें देख के ऐसा प्रतीत होता है जैसे संध्या ने अपने श्याम शरीर को इन मोतियों से सजा लिया है। इसमें काव्य सौंदर्य है, प्रकृति का चित्रात्मक वर्णन किया गया है, मानवीकरण कर ओस के बूंदों का मोती और विस्तारों के रूप में अलंकारिक चित्रण किया गया है,
भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। शैली काव्यात्मक प्रबंध है, रस श्रृंगार है, गुण माधुर्य है, अलंकार अनुप्रास मानवीकरण तथा रूपक है, शब्द शक्ति जो है अभिधा लक्षणा और व्यंजना है। सरल तरल जिन तुहिन कणों से हस्ती हर्षित होती है, अति आत्मीया प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। सरल तरल जिन तुहीन कणों से, तुहीन कण यानी ओस की बूंदे, हस्ती हर्षित मतलब प्रसन्न होना, अति आत्मीय प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है, अदय मतलब दया रहित कठोर, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। सदैव मतलब दया के साथ, अदय मतलब दया रहित कठोर, और सेती मतलब लालन पालन करना। प्रस्तुत पद्य में कवि ने मनुष्य के साथ साथ प्रकृति की आत्मीयता भी प्रदर्शित की है, और यह आत्मीयता जो है दंडात्मक और सहयोगात्मक दोनों ही रूपों में देखी जाती है। सरल तरल जिन तुहीन कणों से हस्ती हर्षित होती है। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि स्वच्छ शिला पर बैठे हुए लक्ष्मण जो है प्रकृति नटी के क्रियाकलापों के बारे में सोच रहे हैं। वे सोचते हैं कि अत्यधिक आत्मीय यह प्रकृति जो है सरल और तरल इन ओस के बूंदों के रूप में हमारे साथ जो है सुख में हंसती हुई और प्रसन्न होती हुई मालूम पड़ती है, और अति आत्मीय प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। और ठीक इसके विपरीत जब हमारे ऊपर दुख पड़ता है तब ये प्रकृति जो है ओस रूपी आंसुओं के रूप में रोती हुई सी प्रतीत होती है। जब हम सुख में होते हैं तो ये ओस कण जो हंसते हुए से प्रतीत होते हैं, हंसते हुए प्रसन्नचित होते हुए प्रतीत होते हैं, और जब हम दुखी होते हैं तो ये हमारे दुख में उन ओस कणों के रूप में आंसू गिराते हुए मालूम होते हैं, आंसुओं के रूप में रोते हुए से प्रतीत होते हैं। और अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है। और जब हम प्रकृति के विपरीत कोई कार्य करते हैं तो उसकी तरफ लक्ष्मण जो है ध्यान आकर्षित करते हुए कहते हैं कि यदि मानव से अनजाने में भी कोई भूल होती है, और प्रकृति के विरुद्ध अगर कोई कार्य करता है तो बड़ी ही निर्ममता से उसे दंड देती है, और जहाँ उसका अनुशासन जो है कठोर स्वभाव का होता है, और पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है, और वहीं वह असहाय वृद्ध जनों के प्रति भी दया दिखाती है, और उनका लालन पालन जो है बड़ी दया के साथ बच्चों की तरह करती है। मतलब जो ओस रूपी कण है वो जो है जब हमारे सुख में जो है हंसती हुई सी प्रसन्नचित महसूस होती है, और जब हमारे ऊपर दुख पड़ता है तो आंसुओं के रूप में उन ओस कणों को से रोती हुई प्रतीत होती हैं। अनजाने में भी अगर प्रकृति के विरुद्ध कोई कार्य कर देते हैं तो हमारे अनजान भूलों पर भी कठोर दंड देती है, और वृद्ध जनों को भी बच्चों सा जो है वो दया के साथ जो है लालन पालन करती है। काव्य सौंदर्य प्रकृति के कोमल और कठोर दो रूप दिखाए गए हैं, जो कर्म के अनुसार जो है मनुष्य को फल प्रदान करते हैं। अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। और कवि ने आंसू की उपमा जो है मोती से दिया है, और काव्यकला का एक अद्भुत रूप प्रस्तुत किया है। भाषा सरल एवं प्रवाह युक्त खड़ी बोली है, शैली भावात्मक प्रबंध है, रस शांत है, गुण प्रसाद है, अलंकार उपमा और अनुप्रास है, शब्द शक्ति लक्षणा है।
13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात। वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। इसमें जो है लक्ष्मण जी वन में हैं, तो वन में उनको रहते हुए 13 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और लक्ष्मण जी वही 13 वर्ष बीत जाने पर जो उनके अतीत की घटनाएं हैं उन पर विचार कर रहे हैं कि जब वो वन में आ रहे थे तो क्या क्या हुआ था। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके मानो कल की बात। वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। आर्त मतलब दुखी, अचेत मतलब मूर्छित, तात मतलब पिताजी महाराज दशरथ। अब वह समय निकट ही है, निकट मतलब पास ही, अवधि यानी समय पूर्ण होगी वन की, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। इस जन मतलब वो अपने लिए सोचते हैं। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। यहाँ कवि कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि आज वनवास की अवधि को 13 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात। आज लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि आज वनवास की अवधि को 13 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, लेकिन जैसे यह लगता है कि यह कल ही की बात है और पिताजी हम लोगों को वन में आता हुआ देखकर कैसे दुखी और मूर्छित हो गए थे। वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। जब हम 13 वर्ष बीत जाने के बाद भी यह लग रहा है कि जैसे कल ही की बात हो कि जब हम लोग वन में आ रहे हैं तो हमारे पिताजी जो दशरथ जी हैं वो कैसे दुखी होकर मूर्छित हो गए थे। तब समय जाते देर नहीं होती। लगता है कि इतना समय कैसे बीतेगा, लेकिन समय जो है बीतते देर नहीं लगती। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की। लक्ष्मण जी सोचते हैं कि अब 14 वर्ष व्यतीत ही होने वाले हैं और अब वह समय जो है समीप ही है जब वनवास की अवधि समाप्त हो जाएगी, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। और अब मुझे जो है इससे बड़ा और कौन सा धन मिलेगा कि मेरे प्रभु श्री राम जो है अयोध्या के राजा बनेंगे। 14 वर्ष बीतने के बाद राम जो है अयोध्या के राजा बनेंगे। वही लक्ष्मण जी कहते हैं कि अब मुझसे इससे बढ़ के धन और क्या प्राप्त होगा मुझे कि मेरे प्रभु श्री राम जो हैं, मेरे भैया श्री राम जो हैं अयोध्या के राजा बनेंगे। काव्य सौंदर्य इसमें जो है लक्ष्मण के मनोभावों का बड़े ही मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है, बड़ा ही मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है। भाषा खड़ी बोली है, शैली प्रबंधात्मक है, रस शांत है, गुण प्रसाद है, अलंकार और प्रेक्षा है और छेकानुप्रास है, शब्द शक्ति, अभिधा लक्षणा और व्यंजना है। अब हम पंचवटी के अंतिम पद्य को पढ़ेंगे। और आर्य को राज्य भार तो वे प्रजार्थ ही धारेंगे, व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे। कर विचार लोकोपकार का हमें न इससे होगा सुख, पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह लोक। यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं कि लक्ष्मण यह कल्पना कर रहे हैं कि जब रामचंद्र जी को राज्य मिल जाएगा तो जब वो राजा बन जाएंगे तो वे अपने कर्तव्य में इतने व्यस्त हो जाएंगे कि हमें भूल जाएंगे, लेकिन उनके इन जन कल्याण में लगे होने के कारण हम बुरा नहीं मानेंगे। और आर्य को राज्य भार तो प्रजार्थ ही धारेंगे, प्रजार्थ मतलब प्रजा के लिए, जनता के लिए। व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश विचारेंगे, धारेंगे यानी वहन करेंगे। व्यस्त मतलब कार्यरत रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, बिजी रहेंगे। विसारना मतलब भूलना, विसारेंगे यानी भूलेंगे। विवश मतलब विवश होकर। कर विचार लोकोपकार,
लोकोपकार, लोक मतलब संसार, उपकार यानी संसार की भलाई, उपकार मतलब भलाई, लोकोपकार संसार की भलाई। हमें न होगा शोक, शोक यानी दुख, पर अपना हित आप नहीं कर सकता यह नरलोक। नरलोक मतलब मानव जगत, मानव संसार, नर मतलब मानव, लोक मतलब संसार। और आर्य को राज्य भार तो प्रजार्थ ही धारेंगे। अब हम इसका व्याख्या देख लेते हैं कि लक्ष्मण जी कहते हैं कि 14 वर्ष जब वनवास की अवधि समाप्त हो जाने पे रामचंद्र जी को राज्य भार संभालना पड़ेगा। और जब वो राज्य भार ग्रहण करेंगे, जो राज्य का भार अगर धारण करेंगे तो प्रजा की भलाई के लिए ही धारण करेंगे। राज्य भार तो प्रजार्थ ही धारेंगे। आर्य रामचंद्र जी के लिए है। जब रामचंद्र जी अयोध्या का राज्य संभालेंगे, जब वो राजा हो जाएंगे तो राज्य भार जो धारण करेंगे वो प्रजा की भलाई के लिए धारण करेंगे और व्यस्त रहेंगे, हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे। और राज्य भार में इतने व्यस्त रहेंगे कि हम लोगों को व्यवस्थावश भूल जाएंगे, क्योंकि उनका स्वभाव ही जन सेवा में लीन रहना और अपने कर्तव्य का पालन करना है। पर विचार लोकोपकार का हमें न इससे होगा शोक, और वे लोगों की भलाई कर रहे हैं ऐसा विचार करके हमें इसका तनिक भी दुख नहीं होगा। वो लोगों के भलाई के लिए ऐसा कार्य कर रहे हैं तो हमें इस बात का दुख कभी भी नहीं होगा। पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक, किंतु क्या यह मानव समाज जो है अपनी भलाई और अपना कार्य स्वयं नहीं कर सकता। लक्ष्मण जी ये पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क है, कि लेकिन क्या यह जो मानव समाज है वह जो है अपनी भलाई और अपने कार्य को स्वयं नहीं कर सकता। काव्यगत सौंदर्य इस पद्यांश में यह दिखाया गया है कि राजा का कर्तव्य जो है निरंतर प्रजा के हित में रत रहना ही है। भाषा सरल, साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली भावात्मक है, रस शांत है, गुण प्रसाद है, अलंकार अनुप्रास और उत्प्रेक्षा है, शब्द शक्ति, अभिधा, लक्षणा एवं व्यंजना है। तो आज का हमारा एक पंचवटी पाठ जो है समाप्त हो गया। अब हम अगले वीडियो में अगला पाठ पढ़ेंगे।